अनुच्छेद 308 से लेके 323 नोट करो। अगला जो भाग है वो है भाग 14। इसको नाम दिया गया है लोक सेवाएं। और आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे? 308 से लेके 323 तक। इसमें आपको पढ़ने हैं 2 आर्टिकल। पूरे 8 से लेके 23 तक में केवल 2 आर्टिकल याद रखो, काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बदले थ्योरी ज्यादा याद रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले ये बताओ, ये नाम सुना है कभी? लोक सेवाएं, या इन जनरल कहूं तो लोक सेवा। क्या होती है लोक सेवा? बताओ, कभी सुना हो तो? क्यों वो नहीं कि लोगों की मदद करनी है, उन्हें कोई सेवा उपलब्ध करानी है, या ऐसी कोई सेवा। यहाँ पे नौकरी से संबंधित बात आ रही है, जॉब से संबंधित। लोक सेवाओं का मतलब हो गया जो बड़े स्तर की या जो प्रशासनिक से संबंधित नौकरियां होती हैं, बड़े स्तर की। जैसे आईएएस का नाम सुना होगा, पीसीएस का भी नाम सुना होगा। ठीक, एक नौकरी और आती है, उसे कहते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। इस प्रकार की जो बड़े स्तर की अच्छे लेवल की जो नौकरियां आती हैं, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आएंगी? इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब देखो आगे। इस भाग में भी कुछ अलग अलग पार्ट दिए गए, कुछ अलग अलग पोर्शन दिए गए। जैसे पहले पार्ट को कहा जाता है लोक सेवाएं। पहला जो भाग है इसको कहा जाता है लोक सेवाएं। दूसरा जो भाग है इसको कहा जाता है लोक सेवा आयोग। अलग अलग बांट दिया गया बस। लोक सेवा आयोग, इसमें बात की गई है नौकरियों के बारे में। इसमें बात की है उन संस्थाओं के बारे में जो इन नौकरियों को करवाते हैं। जैसे आईएएस का एग्जाम कौन करवाता है? यूपीएससी कराती है, संघ लोक सेवा आयोग। पीसीएस का काम कौन करवाएगा नौकरी? राज्य लोक सेवा आयोग। प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वो ये काम कराता है। तो यहां दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। और यहां क्या कराया गया है? जो ये नौकरियां करवाते हैं उन नौकरियों के बारे में बताया गया है। आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में, आईएफएस के बारे में। ठीक, देखो इसमें आर्टिकल फिर बदलेंगे थोड़े। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि लोक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए और ऑप्शन कुछ इस तरीके का है, तो आंसर ये होगा। जैसे एक ऑप्शन दे दिया 308 से 323, दूसरा ऑप्शन दे दिया 324 से लेके 330, तीसरा ऑप्शन दे दिया अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35, तब आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। लेकिन अगर पेपर में ऑप्शन कुछ इस प्रकार से चला कि निम्न में लोक सेवा से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से, यहां से पूरा नहीं दिया, यहां से शुरू किया 308 से 314, 315 से 320, 325 से 330, अनुच्छेद 1 से लेके 4, ऐसी स्थिति में आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। जैसा ऑप्शन आपको मिलेगा आपको उसी हिसाब से निर्णय लेना होगा या टिक करना होगा। ठीक, बचा आर्टिकल कितना? 315 से लेके यहां पर किसके बारे में बात की गई है? इन आयोगों के बारे में बात की गई। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो पूरा भाग की बात करें तो इसे कहा गया है लोक सेवाएं। इस पूरे भाग को भी अलग अलग 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इसको हटा दो, कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ज्यादा ठीक। लोक सेवा की अगर बात करें तो उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 308 से 314 के बारे में। और लोक सेवा आयोगों की, देख लो यहाँ पे क्या जुड़ गया, आगे आयोग जुड़ गया। अगर आयोगों के बारे में बात की जाएगी तो आर्टिकल कहां से कहां तक बनेगा? 315 से लेकर 300। ठीक है, ऐसे ही नोट कर लीजिए। इसी तरीके से शॉर्ट में बना लो। वो भी बात करें, इसको नोट करो।
सबने पूरा इंतजाम कर दिया है अब की बार चैनल बनाया जाएगा है। चलो बढ़िया, ठीक है। किसी की क्लास वगैरह छूटे तो देख लिया करना ऑनलाइन, क्या दिक्कत है ना। ऐसे ऐसे आलसी नालायक लोग होते हैं, आप लोग मत फॉलो करना। कहते हैं अरे ऑनलाइन तो चल ही रहा है, नोट्स काहे बनाए। जब पढ़ना होगा सीधे ऑनलाइन देख लेंगे, फॉरवर्ड करके जल्दी से पेपर से पहले रिवाइज कर लेंगे। कौन लिखे, मेहनत करे, है ना। तो ये काम मत करना कि भैया लिखे कौन, जब हर चीज अवेलेबल है तो उसी को नोट कर लो। बिना लिखे चीजें याद नहीं होती, ठीक है। चलो ये हो गया काम। अब हेडिंग डालो सबसे पहले लोक सेवा अनुच्छेद 308 से लेके 14। अनुच्छेद 308 से 314 तक। सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो यहां होती हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा आईएफएस की फुल फॉर्म क्या है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। एफ से फॉरेन भी तो हो सकता है, फॉरेस्ट भी होता है, फॉरेन भी हो सकता है, और एक ऑप्शन ये दिया रहता है। और काफी लोग भारतीय वन सेवा में टिक नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो आंसर किस पे लगा के चले जाते हैं, ये लगा देते हैं फुल फॉर्म। जबकि आईएफएस का जो फुल फॉर्म होता है, या अगर इसकी पूरी इसकी बात की जाए हिंदी में, तो उसे कहा जाता है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाग 14 के अंतर्गत कौन सी केंद्रीय भर्तियों के या नौकरियों के बारे में कहा गया है, तो आंसर क्या बनेगा, केवल ये 3 बनेगा। सबसे पहले है आईएएस, दूसरी है आईपीएस और तीसरी है आईएफएस। ठीक, कैसे बनते हैं ये कौन बताएगा। पढ़ तो रहे हो, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी रखो, जरूरी होता है। कैसे बनते हैं आईएएस वगैरह, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। आईएएस तो एक एग्जाम का नाम हो गया, नौकरी का नाम हो गया। आयोग कौन सा कराता है, यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। आईपीएस का एग्जाम कौन कराता है, ये भी वही कराता है। ये कौन कराता है, ये भी वही कराता है। इसमें होता क्या है, अलग अलग लोगों की जिस हिसाब से रैंक आती है, या जिस व्यक्ति ने जहां जिसको जाना होता है वो उस हिसाब से जाता है। मान लो कोई व्यक्ति आईएएस बन गया तो क्या बनेगा, उसको कौन सा पद मिलेगा। आईएएस तो कहलाएगा लेकिन पद क्या होगा, इसके तहत बनते हैं डीएम। सुना है ना। ठीक, जैसे किसी का मान लो सिलेक्शन हो गया आईएएस में, तो डायरेक्ट उसको डीएम नहीं बनाते, पहले उसको बनाते हैं एसडीएम, या डीएम बनाएंगे तो ट्रेनी डीएम। 1 साल तक 1.5 साल तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है, किसी बड़े अधिकारी के अंडर में रखा जाता है। जब वो परिपक्व हो जाता है, जब उसे काम करने का पूरा तरीका आ जाता है, ये पूरे जिले को संभाल सके, तो उसको कौन सा पद दे दिया जाता है, डीएम का पद दे दिया, जिलाधिकारी का। करते 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 काम जब बहुत साल हो जाते हैं, अच्छा खासा समय हो जाता है, तो उसके बाद उसको पद दिया जाता है सचिव का। सुने होगे ना, सचिव। ठीक, उसके बाद जब सचिव से और सीनियर होते चले जाते हैं तो पद दे दिया जाता है अपर सचिव का। ठीक, ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी बात प्रधानमंत्री सुनते हैं। इन्होंने कह दिया साहब ऐसा होना है, और मान लो प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर किसी क्षेत्र में तो जा नहीं सकते या जानकारी रख नहीं सकते। जबकि जो ये लोग आएंगे ये पढ़ के आएंगे। आपको पता है आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं छोटी सी नौकरी के लिए, या एक नॉर्मल नौकरी के लिए, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो कर रहा होगा उसे पता होगा। तो सोचो डीएम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। वही सिलेबस है जो पढ़ रहे हो, बस लेवल का फर्क हो जाता है, थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो हर चीज की उससे जानकारी होती है। उसे अर्थव्यवस्था के बारे में भी पता होगा, उसे भारत के इतिहास के बारे में भी पता होगा, वो भूगोल के बारे में भी जानता होगा, वो करंट अफेयर्स के बारे में भी जानता होगा। जो जो आप पढ़ते हैं वो सारी चीजें वही पढ़ता है। ठीक, तो एक ऐसा पद भारत का सबसे सम्मान वाला या सर्वोच्च पद, जिसमें लोगों की सेवा वगैरह तो की ही जाती है, साथ में जो बड़े प्रधानमंत्री हो गए या उससे संबंधित मुख्यमंत्री हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करो, योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से काम तो करते होंगे, लेकिन कैसे नियम कायदे बनाने हैं, नई नीतियों को कैसे
इस तरीके से लागू करना है कि कमजोर वर्ग तक पहुंच जाए। इन सारी चीजों में जो सबसे मुख्य भूमिका होती है वो इन्हीं सबकी होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम कौन कराता है? संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा होता है आईपीएस। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बचपन से सपना होता है भैया हम बड़े होकर एसपी बनेंगे, एसएसपी बनेंगे। ठीक है, क्रिमिनल को गोली मारेंगे, और सबका अपना होता है सिस्टम। तो उनकी अच्छी रैंक आती है, उसके बावजूद वो लोग आईएएस नहीं बनते, डीएम नहीं बनते। वो लोग कहाँ चले जाते हैं? वो यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उनको शौक होता है या उनके बचपन का सपना होता है कि हमें पुलिस में जाना है, एसपी बनना है, एसएसपी बनना है, या अच्छी पोस्ट पे और जाना है। ये कौन हो गए? भारतीय वन सेवा। तो वन विभाग से, वन से संबंधित क्षेत्र के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो किस नौकरी के तहत जाएंगे? पुलिस के तहत। ठीक, अब देखो काम की बात। ये आईएएस की अगर बात करें, ये या इससे संबंधित पद या नौकरी की बात करें, ये आज की बात नहीं है, ये अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। इसको पहले अंग्रेजों के टाइम में कहा जाता था आईसीएस, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा। उसके बाद ये भी तभी से चली आ रही है आईपीएस की, पुलिस वाली भर्ती। मेन पॉइंट जो बनता है वो बनता है ये कि आईएफएस को भारत में कब से शुरू किया गया? आपका आंसर बनेगा 1966। उससे पहले ये वाली नौकरी नहीं थी, उससे पहले केवल ये नौकरी थी। ठीक, दूसरी बात, ये नई नौकरी तो बना दी गई, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन तीन के अलावा क्या कभी और कोई नई नौकरी जोड़ी जा सकती है, या इन तीन में किसी नौकरी को हटाना हो तो क्या उसे हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल काम किया जा सकता है। जिस तरीके से जोड़ा गया उसी प्रकार से हटाया जा सकता है। और इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक, इसको पहले लिख लो, आगे लिखो एक लाइन पहले। इसके अंतर्गत ये तीनों नाम लिख दो, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। हिंदी लिख लेना, भारतीय वन सेवा शामिल है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, भारतीय वन सेवा शामिल है। और कब इसे बनाया गया था? 1966 में। ये भी नोट कर लेना। क्या होता है भैया? वो सब कुछ काम करता है। मुख्यमंत्री तो बाकी नीति निर्माण और बाकी सारे काम करेंगे। उन सारी चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे कौन से क्षेत्र में कैसा प्रबंधन करना हुआ, अतीक को मार दिया गया। उसके बाद जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट हुई थी, तुरंत जैसे ही गोली मारी गई थी उसके बाद सारे के सारे योगी आदित्यनाथ के घर में पहुंच गए थे। पुलिस वालों से कहा गया यहाँ पे नाकेबंदी करो, ये करो, वो करो, और उनसे ये पूछा गया होगा जो भी बात हुई हो। मैं तो वहां था नहीं, तो मुझे सही से तो नहीं पता, मैं एक अंदाजे से बता सकता हूँ जो जनरली चलता है। उनसे ये कहा गया होगा कि अब ये बताओ करना क्या है, राज्य में दंगे ना हो जाए, प्रयागराज में दंगे ना हो जाओ, उसके लिए क्या सिस्टम बनाया जाए। क्या हुआ था, किसी ने अगर न्यूज देखी हो, जितने बड़े अधिकारी थे आईपीएस लेवल के, उन सबसे मुख्यमंत्री ने सबको घर पे बुलाया, और जो घर पे नहीं आ पाए उनसे ये कहा गया सारे के सारे अभी सड़क पे निकल जाए, कोई सुबह तक अपने ऑफिस में या घर पे नहीं दिखना चाहिए। सारे के सारे गाड़ियां लेके पूरे प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश की गलियों में चक्कर लगा रहे थे। सोचो आईपीएस रैंक के लोग सड़कों पर रात में 12 बजे गाड़ी में बैठ के चक्कर लगा रहे। क्यों? उन्होंने कहा कांस्टेबल छोड़ो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक भी पत्थर नहीं चलना चाहिए। क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतने दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि प्रयागराज में उसका पूरा गढ़ माना जाता था। भाई समर्थक बहुत सारे लोग होंगे, एक दो नहीं होंगे, हजारों की संख्या में होंगे, कोई कुछ नहीं करता। तो जो सचिव होते हैं या जो अपर सचिव वगैरह होते हैं, वो इसी स्तर के अधिकारी होते हैं कि जिले में कैसे चीजों को नियंत्रण रखना।
वो बनाएंगे नीति निर्माण, सारे काम करेंगे। उसके बाद जितने डीएम होंगे उन सबको ऑर्डर देंगे, भैया तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, सारे काम करेंगे। मुख्यमंत्री के जो काम होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री को ऐसा समझ लो एक दिन में 15 मीटिंग को अटेंड करना है, उनके पीए वगैरह उनके साथ में होते हैं। उसके अलावा इनसे भी राय ली जाती है कि भैया कहाँ पे किसको कैसे क्रम में रखें, कौन सी चीज हमारे लिए या राज्य के लिए ज्यादा जरूरी है तो बता दो, तो पहले वो वाली मीटिंग में जल्दी चले जाओ, जो थोड़ी कम जरूरी है उस मीटिंग को बाद में समझ लेंगे। तो ये काम होता है राज्य में भी और यही काम होता है प्रधानमंत्री कार्यालय में। ठीक, हर डिपार्टमेंट का एक सचिव होता है और जो सचिव होता है वो वही आईएएस होता है। आईएएस तो होता है बच्चा, कच्चा, उसके बाद जब वो पक जाता है तो वो बनता है सचिव या अपर सचिव। अच्छे तरीके से जानकारी होती है। अपर सचिव हाँ, उसे उप सचिव नहीं, उप सचिव हो गया छोटा, फिर बनेगा सचिव। उप मतलब क्या होता है? वो होता है कप्तान, एक होता है उप कप्तान। कौन बड़ा? कप्तान बड़ा। तो सचिव बड़ा कि उप सचिव बड़ा? सचिव बड़ा। और सचिव से भी बड़ा कौन? अपर सचिव या महासचिव नहीं, महासचिव तो वो नेतागिरी वाला काम है। अपर सचिव, ठीक है, अपर लेवल पे, हायर पोजीशन पे, उसे कहते हैं अपर सचिव। ठीक, और बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने काम अपनी जिंदगी में इतना अच्छा किया होता है कि सीधे प्रधानमंत्री उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अजीत डोभाल। नाम सुना किसी? जिसने नहीं सुना, सुनना चाहिए। भारत के बहुत बढ़िया व्यक्ति है। रिटायरमेंट की एज पता नहीं कब की निकल चुकी, प्रधानमंत्री ने 2 बार एक्सटेंशन दिया है कि ना तुमको नहीं छोड़ेंगे भैया, तुम काम करो हमारे। कौन है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि जो अजीत डोभाल है वो आज की तारीख में भारत के क्या है, किस पद पर है? वो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब पूरे भारत में सुरक्षा का जिम्मा जिस एक प्रमुख व्यक्ति के कंधे पर है सबके पास, लेकिन एक प्रमुख व्यक्ति जो सारी चीजों को देखता समझता है, उस व्यक्ति का नाम है अजीत डोभाल। ठीक है, अलग अलग फोर्सेस में रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में रहे थे, उसके बाद वहां से करते करते इतने पक्के हो गए कि आज की तारीख में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जब वो भारत आते हैं या अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के साथ बाहर जाते हैं तो उनको हर कोई जानता है, हर कोई उनसे हाथ मिलाता है। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान में 15 साल बिता के आए थे, 10-15 साल लग गए। किस पद पर रहे थे पता है? रिक्शे वाले के पद पर, रिक्शा वाला बन के रहे थे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान क्या कर रहा है भारत के खिलाफ, कहां पर आक्रमण करने वाला है, क्या युद्ध करने वाला है, वो सारी की सारी खबर देते थे यहाँ पर। आपने फिल्में देखी होंगी बहुत सारी जिसमें अंडर कवर एजेंट बन के जाते हैं, है ना। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको, एक फिल्म आई थी, वो भी असली जिंदगी पे थी, उसका नाम था रॉ। अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी जॉन अब्राहम की, रॉ फिल्म, रोमियो अकबर वॉल्टर। वो भी एक इसी प्रकार के व्यक्ति की कहानी थी। वो व्यक्ति वहां चला जाता है और उसके बाद एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, रविंद्र कौशिक, ये तो मैंने डोभाल की बात की, एक थे भारत के यही अंडर कवर एजेंट जिनका नाम था रविंद्र कौशिक। वो लौट के नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जब उनको भेजा जाता है तो उनसे पहले बोल दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान ने पकड़ लिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारे आदमी हो, वो तुमको वहां मार डालें, तुमको फांसी दे दें, तुम्हें कुछ भी कर दें, लेकिन भारत कभी नहीं कबूलेगा कि तुम हमारे आदमी हो, वरना पूरी दुनिया में हमारा गड़बड़ा जाएगा मामला। तो वहीं पर उनको मार दिया गया था। बॉडी तक घर पे नहीं आई क्योंकि भारत सरकार ने क्लेम ही नहीं किया। घर वाले चिल्लाते रहे और सबसे बड़ी बात, घर वालों को पता नहीं था। ऐसी स्थिति में घर वालों को नहीं बताया जाता, उनसे कह दिया जाएगा वो अमेरिका जा रहा है नौकरी करने या कुछ करने, बाद में पता चलता भैया अंडर कवर एजेंट, किसी को सूचना नहीं होती सरकार के अलावा। तो इसी तरीके से जो आपके अजीत डोभाल हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जिसे कहा जाता है NSA, ठीक, ये रहे थे लगभग 10-15 साल पाकिस्तान में। उसके बाद वो किसी को शक नहीं हुआ और उसके बाद लौट के बड़े आराम से चले गए। बहुत सारे पाकिस्तान के ऑपरेशंस को इन्होंने करवाया था, शुरू होने से पहले ही उसे खत्म करवा दिया। ठीक, और किसने पहचाना था उन्होंने खुद ही बताया है, बताता हूं मैं आपको। ये रिक्शा वगैरह चलाते हैं, ठीक, तो मस्जिद वगैरह के बाहर घूमा करते थे, और भी जो भी जगह है वहां सब पूरे पाकिस्तान में घूमा करते थे। तो एक मस्जिद थी जहां पर जाते होंगे क्योंकि पाकिस्तान में तो उसी हिसाब से उनको रहना पड़ेगा।
तो नमाज वगैरह पढ़ने डेली जाते थे। एक बाहर एक व्यक्ति बैठा रहता था, उसने इनको पहचान लिया, इनका पीछा किया कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, और अचानक एक दिन किनारे कहीं इनको पकड़ लिया। लेकिन तुम पाकिस्तान के नहीं हो और तुम मुसलमान भी नहीं हो, कौन हो तुम? थोड़ा टालने की कोशिश की गई कि भाई बचा जाए, ना बताना पड़े, लेकिन जब नौबत ये आ गई तो मजबूरी में जाके बताना पड़ा। उनको अपने घर वगैरह ले गए, सब कुछ बताया। बढ़िया किस्सा है, अब सुनना, सस्पेंस अब आएगा फिल्म का। सब कुछ बताया वगैरह, उसने कहा ठीक है। तो इन्होंने पूछा अजीत डोभाल ने उस व्यक्ति से, आपको कैसे पता? क्या लगा तुम जिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हो उस डिपार्टमेंट के लिए मैं भी काम करता हूँ। समझे? तो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे, तो दोनों भारत के थे, दोनों एजेंट थे, लेकिन इतनी प्राइवेसी थी कि उनकी टीम अलग चलती थी, इनकी टीम अलग चलती थी, और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं। वो भिखारी के रूप में रहते, वो भिखारी के रूप में, या ऐसे ही जो मस्जिद के बाहर वगैरह जो बैठे रहते हैं, ऐसे ही उनके रूप में। उन्होंने एक बार उनको बचाया भी, है ना? तो ऐसी स्थिति बनती है कि पता ही नहीं रहता है कौन कहाँ है। और ये बात सिर्फ वहां की नहीं है, ये बात यहाँ की भी है। तो हम लोगों को नहीं पता, हम लोग तो एक साधारण जनता, इस देश में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। ये सारी चीजों की खबर रखने का काम भारत में किसके पास है? इनके पास है, इनकी टीम बनी हुई है। पता चला आप कहीं होटल में चाय पी रहे हैं, आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा है, साधारण सा दिखने वाला, हो सकता है वहाँ का सिस्टम हो, वो वहाँ का अंडर कवर एजेंट हो। किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदने गए हो सकता है वो यहाँ का ना हो, वो वहाँ का, क्योंकि ऐसे ही पदों पर रखा जाता है जिस पर किसी की नजर ना पड़े। हो सकता है बैटरी रिक्शा चलाने वाला कोई, बिल्कुल हो सकता है। तो आज के टाइम पे ये चलता है ना? अब चाइना वाले यहाँ जब आते हैं तो उनकी शक्ल ऐसी होती है, उनको पहचान लिए जाते हैं, है ना? इसलिए उनके केस में मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अब भारत की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, सब लगभग सेम है, बन जाती है। ठीक, अमेरिका की बात कर लो, अमेरिका के भी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन अब वो थोड़े अलग है ना? देखने में अलग है, पता चल जाता है भाई बाहर का व्यक्ति है। रहते वो भी हैं, लेकिन वो थोड़ा संभल के रहते हैं, थोड़ा संभल के बच के रहते हैं, ये रहता है मामला। ठीक है, चलो खैर, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या लिखवाया था, लास्ट लाइन बताओ भैया। ठीक, आगे लिखो अगला। अब आपको ये पढ़ना है कि ये जो नई नौकरी 1966 में बनाई गई, ये बनाई कैसे गई, और अगर इसी नौकरी को समाप्त करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, इसको समाप्त कैसे किया जाए। लिखो अनुच्छेद 312, और इसी में सारी कथा कही